स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो सिचुएशंस हैं प्राइस के चेंज आने में, प्राइस इंक्रीज़ होने में, अपनी इंक्रीज़ होने से या डिक्रीज़ होने से जो डिमांड है उस पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, उससे रिलेटेड डिफरेंट सिचुएशंस को आज हम स्टडी करेंगे। देखो फर्स्ट सिचुएशन कौन सी है? फर्स्ट सिचुएशन है हॉरिजॉन्टल लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। इस तरह से ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यहाँ पे। ओके, और इसको हम क्या कहते हैं? इस कर्व को हम कहते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड कर्व। ओके, परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड कर्व। इस सिचुएशन में जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो क्या है? इनफिनाइट होती है। इस तरह से एक साइन आप देखोगे, इनफिनाइट। ओके, ये इन्फिनिटी का साइन है। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कोई कमोडिटी है, मान लो कि आइसक्रीम है। ओके, उसके प्राइस 5 से 10 हो गए, 10 से 5 हो गए। ठीक है, ये क्या है? प्राइस में चेंज आया। तो प्राइस में चेंज आने से इस सिचुएशन में क्या होता है, जो डिमांड होगी ना, या तो वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, या फिर वो इन्फिनाइट कितनी भी वो बढ़ सकती है। ठीक है, या तो डिमांड जो है वो ज़ीरो हो जाएगी स्टूडेंट, या फिर वो इन्फिनाइट हो सकती है। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन अ प्राइस चेंज इन द कमोडिटी, किसी भी चीज़ के प्राइस में चेंज आने से क्या होगा? कॉजेज एन इन्फिनाइट चेंज इन द डिमांड। जो डिमांड में चेंज है वो बिल्कुल इन्फिनाइट होगा, या तो वो ज़ीरो हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दस अ स्मॉल राइज इन द प्राइस वुड लीड टू ज़ीरो डिमांड ऑफ द कमोडिटी। मान लो जैसे आइसक्रीम थी, ठीक है, इसका प्राइस 5 से 10 हो गया। ओके, तो जो डिमांड पहले 1 थी वो हो सकता है बाद में ज़ीरो हो जाए। ठीक, 10 से 5 हो गया, जो डिमांड है वो हो सकता है वो 1 थी तो वो कितनी हो जाए? 4 हो जाए। तो फर्स्ट सिचुएशन कौन सी है? परफेक्ट इलास्टिक डिमांड की सिचुएशन। ठीक है, इसे हम स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व भी कहते हैं। ओके, इस डायग्राम को आप देखो स्टूडेंट, ये इस साइड पर क्या है? प्राइस। ओके, और इस साइड पर क्या है? ये क्वांटिटी उस कमोडिटी की। देखो प्राइस 2 से क्या हो रहा है? 4 जा रहा है। ठीक है, 2 से 4 गया, या फिर 4 से 2 आया। उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि जो डिमांड है वो पहले 10 थी, 10 से 20 हो गई, 20 से 30 तक पहुंच गई। इन्फिनाइट हो सकती है डिमांड, कितनी बढ़ सकती है। या फिर मान लो 2 रुपीज़ प्राइस था, 2 से 4 प्राइस हो गया। जो डिमांड है वो अगर मान लो 30 थी, 30 से वो 0 पर भी आ सकती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिक डिमांड इज इनफिनाइट। इट शोज इफ प्राइस इज स्लाइटली इंक्रीज्ड फ्रॉम 4। अगर प्राइस जो है उसे हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो डिमांड जो है वो हो सकता है वो 0 पर आ जाए। ठीक है, डिमांड फॉल्स टू 0। और सेकेंड में क्या बताया यहाँ पर? एट द प्रिवेलिंग प्राइस 4 द क्वांटिटी डिमांडेड में बी 10, 20, 30 और एट एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी। कि 4 रुपीज़ पर ही हो सकता है कि जो डिमांड है वो 10 पर भी हो सकती है, 20 पर भी हो सकती है और 30 पर भी जा सकती है। फिर इसके बाद स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट सिचुएशन 2। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस सिचुएशन में क्या चीज़ होती है स्टूडेंट? फर्स्ट पॉइंट देखो, ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज नोन एज परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड कर्व। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व को हम परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड कर्व कहते हैं। इसमें जो इलास्टिक डिमांड है किसकी इक्वल होती है? 0। ठीक है, इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 0। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन चेंज इन प्राइस कॉजेज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। कि प्राइस में कोई चेंज आने से
ठीक है ना। प्राइस में चेंज आने से मान लो 5 से प्राइस 10 हो गया, जो डिमांड है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। ठीक है, डिमांड बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। प्राइस भले ही बढ़ गया हो, ठीक है, कम हो गया हो, लेकिन जो डिमांड है बिल्कुल सेम रहेगी, कोई भी फर्क नहीं आएगा उसमें। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से, इस मेथड से। इलास्टिक डिमांड इज 0। इसका कर्व कैसे बनता है स्टूडेंट? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरह से इसका कर्व बनता है। इस तरफ प्राइस है, इस तरफ क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे आप देखो कि जब प्राइस 2 पर था, प्राइस क्या था? 2 पर था, और डिमांड कितनी है? 4। जब प्राइस 4 हो गया या 6 हो गया, तो जो डिमांड है वो बिल्कुल कांस्टेंट 4 पर ही रही। ठीक है, जैसे प्राइस पहले 2 पर था, यहाँ पर डिमांड 4 पर थी, 4 पर प्राइस आया, डिमांड 4 पर थी, फिर प्राइस फिर से बढ़ गया। ठीक है, डिमांड फिर भी 4 पर ही रही। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा चीज़ों को, जो डिमांड कंज्यूमर्स कर रहे थे वो उतनी ही कंज्यूम दोबारा कर रहे हैं, चाहे प्राइस बढ़ रहा हो या फिर कम हो रहा हो। ठीक है, फिर स्टूडेंट नेक्स्ट आता है यहाँ पर थर्ड, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। Second point student, it is to be noted that each rectangle area under demand curve shows total expenditure on the commodity। जो यहाँ पर ये रेक्टेंगल बने हुए हैं ना, ये क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं स्टूडेंट टोटल एक्सपेंडिचर को। ठीक है, जो कि एक पर्सन किसी कमोडिटी पर खर्च कर रहा है। Thus, when the demand is रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर जो डिमांड हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहेंगे तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी मीन्स कांस्टेंट, कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है कमोडिटी पर वो क्या रहता है? वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, कोई भी फर्क नहीं आता। ठीक है, नो मैटर द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेस, कि चाहे प्राइस कितना ही बढ़ जाए कितना भी कम हो जाए, जो टोटल एक्सपेंडिचर रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, खर्चा उतना ही रहेगा। और मार्शल के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस तरह से इसका स्टूडेंट कर्व बनता है ये। ओके, जो ये यहाँ पर रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम साइज के होते हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया। और इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं हम? इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1, इस तरह से। ठीक है, तो हमने 3 सिचुएशंस पढ़ी हैं। फर्स्ट थी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट हम इस तरह से करते हैं, इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी का साइन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इन इलास्टिक डिमांड कर्व, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 0। और लास्ट में हमने पढ़ा स्टूडेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड। ठीक है, या फिर इसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस साइन से, ये जो साइन आप देख रहे हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्राइस इलास्टिसिटी या तो हाई होती है या लो होती है। फर्स्ट फैक्टर है स्टूडेंट नेचर ऑफ कमोडिटी, किस टाइप का प्रोडक्ट आप यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, जैसे
फॉर एग्जांपल नेसेसरीज प्रोडक्ट हो, ठीक है ना, साल्ट हो गया हो, केरोसिन ऑयल हो गया हो, मैच बॉक्स हो गई हो, टेक्स्ट बुक्स हो गई हो, सीजनल वेजिटेबल्स हो गई हो, ये क्या है, इनकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा ना इन इलास्टिक डिमांड का मीनिंग क्या था, ठीक है, अभी हमने इन इलास्टिक डिमांड का मीनिंग पढ़ा यहाँ पर। तो जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके प्राइस में चेंज आने से उनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड। तो फर्स्ट कौन सा रीज़न है, नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक है। अगर तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हो जो कि बहुत नेसेसरी हैं और उनकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है, ठीक है। और सेकंड फिर लग्जरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। फिर आते हैं जॉइंटली डिमांड गुड्स। जॉइंटली डिमांड गुड्स कौन से हैं, ब्रेड, बटर, पेन, इंक, इस तरह से, ठीक है। ऑर्डिनरी शोज अ मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर है स्टूडेंट नेक्स्ट रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, कि किसी प्रोडक्ट को आप यूज़ अगर कर रहे हो उसका कोई सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल है, उसकी वजह से भी जो प्राइस इलास्टिक डिमांड है वो भी इफेक्ट होती है, जो बढ़ जाएगी या फिर कम होगी। डिमांड फॉर गुड्स विच हैव क्लोज सब्सटीट्यूट्स, वो गुड्स जिनके क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना, जैसे टी है तो कॉफ़ी है, ओके, फॉर एग्जांपल हैव क्लोज सब्सटीट्यूट्स टी एंड कॉफ़ी, इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक। जिनके क्लोज सब्सटीट्यूट्स होंगे ना, याद रखना, जिनके क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं उनकी डिमांड क्या होती है स्टूडेंट, उनकी डिमांड याद रखना ज़्यादा इलास्टिक होती है, मोर इलास्टिक। Because when the price of such goods rises, the consumer have the option of shifting to substitutes, कि अगर जिस प्रोडक्ट को आप यूज़ करें उसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पर। गुड्स विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिन गुड्स के कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, जैसे सिगरेट है और लिकर है, ठीक है ना, इनकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक डिमांड होती है। फिर आता है स्टूडेंट मल्टीपल यूजेस, जिन गुड्स के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क से आप कर्ड भी बना सकते हो, मिल्क से आप टी भी बना सकते हो, कॉफ़ी बना सकते हो, ठीक है ना। जिन कमोडिटीज़ की, जिन गुड्स की क्या है, मल्टीपल यूजेस है, हैव इलास्टिक डिमांड, उनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट अप्लायंसेस को आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट फैक्टर है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़। जिन गुड्स को स्टूडेंट, ठीक है ना, जिनको आप थोड़ी देर के बाद भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिनका यूसेज आप पोस्टपोन कर सकते हो, ओके, उनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है, ओके। डिमांड विल बी इलास्टिक फॉर गुड्स द कंजम्पशन ऑफ विच कैन बी पोस्टपोन, जिनकी कंजम्पशन को थोड़ी देर रोक करके बाद में यूटिलाइज किया जा सकता है। डिमांड फॉर रेजिडेंशियल हाउसेज में बी स्टेटेड एज एन एग्जाम्पल, ठीक है ना, घरों की, कि आप घर खरीदना चाहते हो लेकिन अभी आपके पास पैसा नहीं है, तो आप थोड़ी देर बाद घर खरीदोगे। पीपल हैव लोअर डिमांड फॉर रेजिडेंशियल हाउसेज व्हेन इंटरेस्ट रेट्स ऑन द लोन आर हायर। In case demand for certain goods cannot be postponed, elastic demand for such goods become inelastic। और जिन गुड्स की कंजम्पशन को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो उनकी जो डिमांड है, इलास्टिक डिमांड, वो क्या है, इनइलास्टिक है, ओके। इनकम लेवल ऑफ बायर भी इफेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी को, ठीक है, प्राइस इलास्टिक डिमांड को इनकम लेवल ऑफ बायर भी इफेक्ट करता है, कि कितना पैसा कमा रहा है कोई बायर। इलास्टिसिटी डिमांड फॉर गुड्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द बायर्स। इफ द बायर हैव गुड एंड हाई अर्निंग
कंज्यूमर जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, हाई लेवल इनकम होगी, दे विल नॉट केयर अबाउट द प्राइस, वो ज़्यादा प्राइस की फिर चिंता नहीं करते, ठीक है, वो कमोडिटी को परचेज कर लेंगे चाहे कितना भी प्राइस हो। अकॉर्डिंगली डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू बी मॉडरेट। एग्जाम्पल, डिमांड फॉर लग्जरी कार्स बाय द मल्टी बिलियनियर ऑन द अदर हैंड्स इफ लेवल ऑफ इनकम इज मॉडरेट, अगर एक बायर की लेवल ऑफ इनकम क्या है, मॉडरेट है, ठीक है ना, तो वो चीज़ों को भी कम ही परचेज करता है। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स की आदत कैसी है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स को वो खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। गुड्स टू बी विच कंज्यूमर बिकम हैबिटेटेड, वो चीज़ें जो कि लगातार जिसको कंज्यूमर खरीदता है, जिसकी उसको आदत पड़ जाती है, एडिक्टेड हो जाते हैं, उनकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है, जैसे सिगरेट है, लिकर है, ठीक है, इनकी आदत पड़ जाती है, तो इनके प्राइजेस इंक्रीज होने से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी डिमांड पर, लगातार वो कंज्यूमर तो उसको परचेज करेगा ही, ठीक है ना। लेकिन जिन गुड्स की आदत नहीं होती, ठीक है, नॉन हैबिटेड गुड्स होती हैं, उनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है ना। अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ रहा है, मान लो जैसे कोई महंगी कोई आप बर्गर खाने जा रहे हो, ठीक है ना, बर्गर वगैरह खाने का जा रहे हो, अगर बर्गर का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो हो सकता है कि आप उसकी डिमांड को कम कर दोगे, ओके, तो उनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक डिमांड होती है। फिर नेक्स्ट रीज़न आता है स्टूडेंट प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कमोडिटी, कि आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा कमोडिटी को परचेज करने पर लगा रहे हो, कि आप अगर 50,000 रुपीज़ आपकी इनकम है, उसमें से आप कितना पैसा, मान लो 25,000 रुपीज़, ठीक है, कर रहे हो खर्च चीज़ों को खरीदने में, ठीक है ना। अगर आप अपनी इनकम का छोटा हिस्सा ही, ठीक है ना, स्मॉल पार्ट ही इनकम का खर्च कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, बूट पॉलिश, न्यूज़पेपर या डिफरेंट चीज़ों को परचेज करने के लिए, गुड ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड्स स्मॉल प्रपोर्शन, ऐसी गुड्स जिन पर कि कंज्यूमर कम पैसा खर्च करता है अपनी इनकम का, ठीक है, उनकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक डिमांड होती है, ओके। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि ऐसी कमोडिटीज़ जिन पर कि कंज्यूमर बहुत ज़्यादा पैसा, लार्ज प्रपोर्शन अपना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, तो उनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक डिमांड होती है, ओके। फिर आता है प्राइस लेवल। इलास्टिक डिमांड आल्सो डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ द कंसर्न कमोडिटी, कि एक चीज़ का प्राइस कितना है, ठीक है ना। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो उसकी डिमांड होगी वो भी कम क्रिएट की जाएगी बाय द कंज्यूमर। इलास्टिक डिमांड विल बी एट हायर लेवल ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है तो इलास्टिक डिमांड ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अगर कमोडिटी का प्राइस कम है तो जो इलास्टिक डिमांड है वो भी कम ही रहेगी। फिर टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड में आप कमोडिटी को, गुड्स को परचेज कर रहे हो। डिमांड इज इन इलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड एंड इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड। It is because long period is long enough for consumer to change its consumption habits, क्योंकि अगर लंबा टाइम होगा तो एक कंज्यूमर क्या कर सकता है, अपनी कंजम्पशन हैबिट्स को चेंज कर सकता है। इसकी नीचे स्टूडेंट एग्जांपल्स भी दी गई हैं, ठीक है, वन बाय वन सभी फैक्टर्स के साथ साथ कौन सी चीज़ें इलास्टिक डिमांड क्रिएट करती हैं, कौन किन की इन इलास्टिक डिमांड होती है।